नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। मैं हूं लालचंद्र सिंह। शाम के 5 बज चुके हैं, तो जाहिर सी है बात है कि 5 की पंचायत का वक्त हो चुका है। आज के 5 की पंचायत में बात यह हम करेंगे कि लोकसभा चुनाव जिसका बिगुल बज चुका है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, नामांकन प्रक्रिया की कल ही शुरुआत हो गई थी, उसमें जो गारंटी बनाम गारंटी, यानी कि एक तरफ मोदी की गारंटी है और दूसरी तरफ इंडी की गारंटी यानी विपक्ष की गारंटी। तो ये जो दोनों गारंटी है, इसमें किन की गारंटी चलने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जहां एक तरफ मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, दूसरी तरफ विपक्ष, इंडी गठबंधन, उनके दल अपने घोषणा पत्र में गारंटी को शामिल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी गारंटी आई, और गारंटी तो डीएमके की तरफ से भी आई है। तो सवाल यह उठ रहा है कि डीएमके की जो गारंटी है और कांग्रेस की जो गारंटी है, क्योंकि दोनों इंडी गठबंधन में हैं, इन दोनों की गारंटी में क्या आपस में तालमेल है, और क्या कांग्रेस सहमत है डीएमके की गारंटी से? ये तमाम बातें हैं जिस पर कि आज हम पंचायत करने वाले हैं। इस पंचायत में हमारे साथ जुड़ेंगे कई पंच, यानी कि कई खास मेहमान भी। लेकिन सबसे पहले जरा देख लीजिए कि इस गारंटी को लेकर इस बार इतनी चर्चा क्यों है और क्या क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं गारंटी पर। आपका ये सेवक गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा है। मैं गरीबी को जी करके आया, और इसलिए जिसको किसी ने नहीं पूछा, उन्हें मोदी ने पूछा भी है और मोदी ने पूजा भी है। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेडी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने पिछले 63 दिनों में 5 न्याय को लेकर 25 गारंटियों की घोषणा की है, और आज इन गारंटियों के ऊपर और इससे आगे भी और अलग विषयों में हमारी आर्थिक नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे विदेश नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे संविधान के संरक्षण के लिए न्याय का एजेंडा क्या होना चाहिए, पर्यावरण को लेकर क्या न्याय एजेंडा होना चाहिए, इस पर बातचीत। Main focus was on the central government, the union government, and what the union government can do. We've tried to reach all sectors and all sections of people. Nothing people oriented. I'm asking you, what is people oriented? Anything in that criteria in that? No. Old. Like what they told, this is lie. So I can't hold it. I didn't think, because when I read it, I thought it is somewhere 10 years old manifesto. Nothing new. अब एक नई बातें करने का कोई औचित्य नहीं है। ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में होता है वहाँ पर, और संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का, तो उसकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति द्वारा होती है, और इस तरह की केवल चुनावी बयानबाजी से कोई लाभ नहीं है। ये जो संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान से परे कोई देश नहीं चल सकता। एक भाषा के कारण दूसरे भाषाओं के प्रति नफरत फैलाना, ये मुझे लगता है कि अनुचित होगा।
और जो बाकी उन्होंने बात कही कि जो तमिल की क्लासिकल किताब है उसको हम बनाएंगे, वो तो मुझे लगता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य बात यही है कि जो सीए का विरोध कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं, नीट का विरोध कर रहे हैं, वो पहले भी विरोध कर रहे थे। जब नीट शुरू हुआ था तो भी उन्होंने उसका विरोध किया कि हम नीट तमिलनाडु में लागू नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तीसरी बार देश हमें सेवा का मौका देगा, तब मैं आपकी सेवा भी और एक नई ताकत के साथ करूंगा। तमिलनाडु के लोगों को ये मोदी की गारंटी है। जी, तो गारंटी पर किसका क्या कहना है, इसकी एक वानगी हमने आपको दिखाई सुनाई। आपने जरूर देखी सुनी होगी कि गारंटी को लेकर इस बार इतनी चर्चा क्यों है। आज हमारे साथ पंचायत में जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत शिवम जी आपका। साथ में ऋषि शंकर मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में बातें रखते हैं, कांग्रेस समर्थक। बहुत बहुत स्वागत ऋषि जी। कांग्रेस समर्थक ना बोले? बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक ऋषि शंकर मिश्रा जी। बाकी जब ऋषि जी बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऋषि जी का क्या विचार है। ठीक है, शेखर अय्यर सर हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत सर। और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कुमार आलोक, हमारे संवाददाता भी, इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो चलिए पंचायत की शुरुआत करते हैं और पहले मैं चलता हूं ऋषि मिश्रा जी के पास। आज ऋषि जी, आप डीएमके के घोषणा पत्र को आपने देखा सुना होगा, मुझे लगता है जरूर देख सुन लिया होगा, और डीएमके ने जो गारंटी दी है उसको भी आपने जरूर देख लिया होगा, और कांग्रेस ने जो गारंटी दी है उसे भी आपने देखा होगा। आप ये बताइए सबसे पहले आज कि ये जो कांग्रेस की गारंटी है और डीएमके की गारंटी है, कहां तालमेल बनेगा ऋषि जी इसमें? देखिए लालचंद जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि जो डीएमके ने जो कहा है, खासकर राज्यपाल को लेकर, देखिए देश संविधान और कानून से चलता है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन और दो राय नहीं होना चाहिए। और डीएमके ने जो कहा है वो गलत है। लेकिन लालचंद जी, आपको भी मानना होगा, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो केंद्र में, गवर्नर का मिसयूज किया गया है, ये आप भी ऑफ द रिकॉर्ड जरूर मानेंगे। ठीक है, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार रही हो, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, राज्यपाल का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है उन राज्यों पर जहां उस केंद्र शासित जिस पार्टी का केंद्र में शासन है, उनके यदि विरोधी पार्टियों का यदि राज्य में सरकार है तो उसको डीएस्टैब्लिश करने का, परेशान करने का राज्यपाल के माध्यम से कहीं न कहीं प्रयास किया जाता है। ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश जो है संविधान और कानून से नहीं चलेगा। देश संविधान कानून से ही चलेगा। और खास तौर पर जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर उसमें किसी बिंदु को लेकर, किसी विषय को लेकर किसी को मतांतर है तो अपने मंतव्य को इसको रख सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट कर दूं, देश कानून और संविधान से चलेगा। जहां तक कांग्रेस और बीजेपी की मैनिफेस्टो की बात है, तो चुनावी मौसम है, लोकसभा चुनाव होने जा रही है, हर पार्टी अपने अपने ढंग से अपने एजेंडा को रखती है। और अब लोगों को ये चुनना है कि जो बीजेपी की गारंटी है वह बेहतर है या कांग्रेस की जो गारंटी, वो जो गारंटी वर्सेस गारंटी वाला पॉइंट है उस पर मैं आऊंगा क्योंकि आज जब हम लोग पंचायत करेंगे ना तो इन सब चीजों पर जरूर करेंगे। मैं आपके पास लौटता हूं, शिवम जी के पास चलता हूं। शिवम जी, डीएमके ने जो कुछ कहा है, जो कुछ अपने घोषणा पत्र में बातें की हैं, देखिए डीएमके के नेता कई बार ऐसे बयान तो देते हैं, लेकिन जब घोषणा पत्र में औपचारिक तौर पर ऐसी बातें शामिल हैं, राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर, सीएए को लेकर, धारा 370 को लेकर के, और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर डीएमके ने बड़े विस्तार से अपने घोषणा पत्र में बात की है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन के दल हैं उनमें आप इन मुद्दों को उठा करके शायद कांग्रेस से आने वाले दिनों में और भी सवाल पूछेंगे क्या?
नहीं, लालचंद जी बिल्कुल पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि ये सिर्फ डीएमके का मैनिफेस्टो नहीं है, ये इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो है जी। चार पार्टियां अगर एक अलायंस में हैं और वो इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रही हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म पर रैलियां कर रही हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म पर उनके नेता बैठे हुए हैं, एड्रेस जब वो देश को करते हैं तो सब एक ही साथ बैठकर करते हैं, वही ऑडियंस है जो राहुल गांधी को सुन रही है और वही ऑडियंस स्टालिन को सुन रही है, तो दोनों का मामला अलग कैसे हुआ? दोनों का विषय तो एक ही है जी। और अगर किसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस की सहमति नहीं है तो वो मुद्दा तो टेक्निकली तो ड्रॉप हो जाना चाहिए। अलायंस की सरकार है और अलायंस में चुनाव तो ऐसे ही लड़े जाते हैं ना। लेकिन कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक रखती है कि सीएए देश से हटना चाहिए, कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक रखती है कि राज्यपाल की पावर कम होनी चाहिए, कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक रखती है कि राज्यों में ईडी और सीबीआई को जिस तरीके से मतलब क्लियरेंसेस मिली हैं वो नहीं मिलनी चाहिए। तभी तो कांग्रेस इस बात पर चुप बैठी है, वरना राहुल गांधी आकर कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इंपॉर्टेंट विषय सिर्फ यहां पर यही है कि जिस तरीके से इस देश में दिन रात इंडिया अलायंस वाले रोते नजर आते हैं कि देश में फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो गया है, देश में इस तरह की दिक्कतें खत्म हो गई हैं, देश में सिर्फ केंद्र सरकार का ही एक विषय रह गया है, इलेक्शंस प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होते जा रहे हैं, वहां पर तो ये इस चीज का रोना रोएंगे। लेकिन जब अपने राज्यों के विषय की बात आएगी तो इनको राज्यपाल जो वहां पर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो बर्दाश्त नहीं होते हैं। कमाल की बात यह है, आप राज्यपाल का काम देखना चाहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में जाकर देखिए ना। मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां पर के चुनाव नहीं होने चाहिए, कोर्ट ने खुद ही कह दिया वहां पर चुनाव होंगे और चुनाव होंगे। लेकिन इस पिछले सालों में कितना काम हुआ है आप देखिए। अगर वहां पर जिस तरीके से टेररिज्म खत्म हुआ, जिस तरीके से पत्थरबाजी खत्म हुई, जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पर बढ़ी हैं, जिस तरीके से सारा जम्मू एंड कश्मीर जो ऋषि जी ने एक मामला, शिवम जी, राज्यपाल जो देश के रहे उन्होंने किया, केंद्र सरकार ने किया, ये तो निहायत ही गलत है। ठीक, शिवम जी, ऋषि जी ने जो एक पॉइंट उठाया है और मुझे लगता है कई बार ये बात अदालत तक भी पहुंची है कि राज्यपाल के पद के दुरुपयोग का एक मामला है, मतलब इस तरह के मामले आते हैं। ये बात सही है कि जो समाधान डीएमके दे रही है तो वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो राज्यपालों का अगर आप इस तरह से चुनाव करेंगे तो फिर तो वो किसी न किसी पार्टी का राज्यपाल होगा जब चुनाव होगा, तो वो समाधान नहीं है। लेकिन इस तरह की एक चिंता तो है। देखिए ऋषि जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि एक रबर स्टैंप जो कि पॉलिटिकल फिटमेंट से बाहर है, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज पर बिना अपने नाम के नीचे पॉलिटिकल लिखे हुए कमेंट करना बहुत आसान है। ऋषि जी कांग्रेस की बात करते हुए, कांग्रेस के बारे में बोलते हुए, उनका पक्ष रखते हुए राजनीतिक विश्लेषक बने रहकर राज्यपाल पर कमेंट कर सकते हैं, उनके लिए आसान है। बट ऐसा नहीं है। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि हाँ, जब आप लोकतंत्र में होते हैं तो किसी विषय को लेकर एक पार्टी में भी दो मत होते हैं भाई। ठीक है। तो आप उसमें क्या कहेंगे कि वहां पर बायसनेस है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में अगर वर्किंग कमेटी की बैठक है तो आपको क्या लगता है कि सबका एक ही मत है? कुछ लोगों के दो मत हो सकते हैं, अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, चर्चा पर चर्चा हो सकती है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो जो है बायस्ड है, नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसको भी छोड़ दीजिए, दो पार्टियां जब आपस में मिलती है, नेगोशिएशन करती हैं, उनके भी दो अलग मत होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कोई बायसनेस है। सिंपल सी बात है, राज्यपाल का एक मत हो सकता है, सरकार का दूसरा मत हो सकता है, लेकिन दोनों बेहतरी के लिए काम करते हैं। ठीक है ऋषि जी, 2 सेकंड में काउंटर कीजिए, उसके बाद मैं चलता हूं। हाँ ऋषि जी। देखिए लाल जी, मैंने कॉमन बात की है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, केंद्र में राज्यपाल के पद का दुरुपयोग होता है ना, वो ठीक है। लेकिन ऋषि जी एक बात ये भी है, एक बात ये भी, सुन लीजिए, राज्यपाल संवैधानिक पद पे बैठ के यदि संवैधानिक कार्यों का निष्पादन करते हैं तो वो राज्यपाल होते हैं। लेकिन राज्यपाल यदि किसी पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम करते हैं तभी राज्य सरकार और राज्यपाल जो ठीक आपका पॉइंट आ गया। मैं ये कह रहा था मैं ऋषि जी मैं ये कह रहा था कि आप बेशक ये बात सही है कि कई बार इस तरह के विवाद राज्यपाल के व्यवहार को लेकर के उठे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब जब भी विवाद उठे हैं, मामला अदालत में गया है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया है और उसका समाधान भी दिया गया है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। शेखर सर, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं कि ये जो इंडी गठबंधन में, देखिए मुझे लगता है अगर कोई आज की तारीख में जो जिस तरह का ये विपक्षी गठबंधन रह गया है, इसमें अगर कोई किसी को पूछे कि भाई 2 प्रमुख दलों का नाम लीजिए तो जाहिर सी बात है कांग्रेस और डीएमके का ही नाम आएगा सबसे पहले। लेकिन जिस तरह से कि डीएमके का घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो है, कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है जिस तरह की बातें डीएमके ने की हैं, और कुल मिलाकर के इंडी गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल लालचंद जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है डीएमके
ऐसी चीजों को क्यों सामने रख रही है जिसको लेकर वो 40 की 40 सीट भी जीत जाए तमिलनाडु पौंडीचेरी से, ये सारे कभी ये गारंटी कभी होने वाला नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ठीक है, अगर ये सारे बातें एक एजेंडा ऑफ गवर्नेंस में आते या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आते, सारे हिंदी अलायंस का अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता तो बात अलग है जी, ठीक है, डीएमके का सुझाव था, उसमें शामिल हुआ। लेकिन जो चीज हम क्या देख रहे हैं भाई, आर्टिकल 370 हम रिस्टोर करेंगे, ये मांग तो अभी जम्मू कश्मीर के राजनीति नेता नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और डीएमके ये बात कर रही है। हाँ, ये तो रियलिटी है, मतलब 370 हट गया, रियलिटी है। कोई नहीं कहता कि वहां 370 लाएंगे वापस, वो तो वापस लाने की संभावना नहीं है कोई भी सरकार में। एक दूसरा, रेलवे बजट अलग होगा। ये क्या डीएमके कहां से कैसी एश्योरेंस कर रही है? और बाकी चीजें बहुत सारी बातें ऐसी की है, सीए को लेकर बात की है, नीट परीक्षा को लेकर बात की है। नहीं, नीट का देखिए, जो चीजें कह रहे हैं, नीट क्यों आया था? लगातार वहां पे गुमराह चल रहा है, तमिलनाडु के जो बच्चे हैं उनको गुमराह किया जा रहा है कि भाई हम, क्योंकि जो 21 में जो मैनिफेस्टो था लालचंद जी डीएमके का तमिलनाडु विधानसभा में, उनमें नीट इसको पूरा अबॉलिश कर देगी। जब कोई राज्य सरकार के पास वो क्षमता नहीं है तो ये अबॉलिश करने के लिए, क्योंकि नीट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आया था कानून, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस वगैरह कैपिटेशन फी बहुत ले रहे थे, प्राइवेट वाले बहुत पैसा बना रहे थे और गरीब बच्चों के लिए एडमिशन नहीं हो रहा था। नीट आने के बाद कई गरीब बच्चे जी सब राज्यों में और खास करके तमिलनाडु में भी जी, सब्जी बेचने वाले की, रेडी पट्टी में अपने जीवन गुजारने वाले अवसर खुले हैं, सही बहुत लोगों का अवसर खुला। आज वो कह रहे हैं नीट को, ये क्योंकि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, जो कैपिटेशन फी पे उनका चल रहा है, उनका जो राजनीतिक कनेक्शन है उसका असर है। जी जी, तो क्या ऐसी जो प्रोमिसेस जो है जिसमें आपके कोई कैपेसिटी नहीं है, और कई ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं। हाँ, भाई अग्निवीर विड्रॉ कर लेंगे। हाँ, इस तरह के पॉइंट भी हैं उसमें। ये चीजें आपके कहाँ, मतलब आप सरकार में भी शामिल हो जाएंगे, उनके मैंडेट में ही नहीं, उनके दायरे में नहीं है, फिर भी वैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन लालचंद जी, एक बात कहना चाहता हूँ, ये इसीलिए सारे जिसे मेंशन हो रहा है, उनकी राजनीतिक वोट बैंक को खुशामद करनी। ठीक है, ठीक है, खुश करने के लिए कहीं ना कहीं। ठीक है, ठीक है, लौटता हूं आपके पास। हमारे संवाददाता कुमार आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आलोक का रुख करता हूं। आलोक, सबसे पहले आपसे बात करूंगा कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र दिया उसमें देखिए 5 न्याय 25 गारंटी, ठीक, उन्होंने गारंटी की तो एक तरह कहें तो भरमार लगा दी है, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस इस तरह की गारंटी देती है तो क्या कांग्रेस के अंदर भी ऐसी गारंटी देने पर आंतरिक मतभेद हैं? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक यह खबर आ रही है कि पी चिदम्बरम जैसे नेता बहुत सारी ऐसी गारंटी के खिलाफ थे, और ऐसे और भी कई नाम हैं जो ऐसी गारंटी देने के खिलाफ थे जिससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। आलोक, देखिए, चिदम्बरम एक जाने माने अर्थशास्त्री रहे हैं और उन्हें पता है कि अगर सरकार किसी की भी बनती है या कांग्रेस को अगर सफलता मिलती है तो ये जो गारंटीज की झड़ी लगाई है कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाई गई है तो उसको पूरा कैसे करेंगे। वो भी पार्टी अगर होगी और बीजेपी भी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी तो उनको पता है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हमें क्या क्या झेलना होगा, कैसे संसाधनों का कैसे हम संसाधनों का कैसे इस्तेमाल करेंगे, संसाधनों को कैसे जुटाएंगे, तो तमाम चीजें होती है। चिदम्बरम जी को पता है कि वो वित्त मंत्री भी रहे हैं देश के, तो उन्होंने आपका कहना सही है कि सूत्रों की अगर माने तो ये बात हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं कांग्रेस के अंदर जिन्होंने इस तरह की बातें उठाई है कि ये जो गारंटीज की झड़ी है वो बहुत सारी ऐसी चीजें वो संभव नहीं हो सकी है। आपने कर्नाटक में गारंटी की घोषणा की, आपने हिमाचल में की जहां आप जीते हैं, फिर उसके बाद आप अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, उसका 10% भी नहीं आप कर पाए हैं इम्प्लीमेंट। तो क्या अब ये जनता को आप क्या गारंटी देंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इन गारंटीज को लागू करेंगे? तो जनता तो पूछेगी ना कि जो 3 स्टेट आप जीते हैं हालिया में हाल में, तो उनमें आपने कितनी गारंटीज को पूरा किया है। दूसरा चीज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको, कांग्रेस गारंटी दे रही मतदाताओं की, लेकिन अपने जो उम्मीदवार है उनको गारंटी नहीं दे पा रही है, यानी कि वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे
लड़ेंगे, बहुत ही रोचक पहलू है ये। अपने ऊपर शक है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया है, इच्छा जाहिर नहीं की है। राहुल गुप्ता का भी एग्जाम्पल दूंगा, जो काफी तेज तर्रार पत्रकार है कांग्रेस के। उनको कांग्रेस ने कहा कि उनको चुनाव लड़ाया, अहमदाबाद ईस्ट से उनको टिकट दिया, लेकिन उन्होंने 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जब उनसे कारण पूछा गया चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो बोले कि पिताजी नाराज थे और मैंने पिताजी से लड़ाई कर दी और उस पर पिताजी बीमार हो गए। तो ये ऐसे जो बहाने, जो गारंटीज अपने उम्मीदवारों को नहीं दे पा रही है कांग्रेस कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा, तो ये भी एक गारंटी के अंदर ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं से ये सवाल उठता है कि कांग्रेस की गारंटी पर जब, जो हमारे संवाददाता कुमारा लोग कह रहे हैं कि जब उनके नेताओं, उनके उम्मीदवारों को ही भरोसा नहीं है, तो आम लोग कितना भरोसा करेंगे। ऋषि शंकर मिश्रा जी, एक तरफ मोदी की गारंटी है जिसमें मोदी, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, और दूसरी तरफ जैसे हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर इन वादों को लेकर के अंतर विरोध भी था। पी चिदम्बरम जैसे नेता कई गारंटी को लेकर विरोध में थे। दूसरी तरफ यह कि उनके ही नेताओं को जब भरोसा नहीं है तो मतदाताओं को, लोगों को कितना कन्विंस कर पाएंगे ऋषि शंकर मिश्रा जी? अब देखिए, अब कुमार आलोक जी विद्वान पत्रकार हैं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, लेकिन कुमार आलोक जी को यह भी बताना चाहिए कि मोदी जी की गारंटी पे उनके सांसद प्रत्याशी को भरोसा नहीं है। इंदिरा रावत जी टिकट वापस कर दिए, पवन सिंह भोजपुरी गायक टिकट वापस कर दिए, बेचारे पशुपति पारस जी नरेंद्र मोदी जी को अपना भगवान माना, नरेंद्र मोदी जी को अपना आदर्श माना, बेचारे को बेटिकट कर दिए, घर बैठा दिए, अब बेचारे को उनको कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। तो देखिए कांग्रेस, देखिए जो रोहन गुप्ता का वो हवाला दे रहे हैं, रोहन गुप्ता के पिताजी सीरियस बीमार हैं। ये नहीं है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन ये भी खबर है ऋषि जी, बहुत सारे बड़े नेताओं ने अपनी व्यस्तता का हवाला देकर के चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बहुत सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने। लालचंद जी, एक नैरेटिव बनाना, एक हकीकत होना। रोहन गुप्ता के पिताजी क्रिटिकल बीमारी से गुजर रहे हैं, ये कि नहीं कि किसी बाबा बेटे में झगड़ा हुआ और बीमार पड़ गए, क्रिटिकल बीमारी से गुजर रहे हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। भाजपा के आप देखिए, उपेंद्र रावत का टिकट डिक्लेयर हुआ, ये तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पवन सिंह का टिकट डिक्लेयर हुआ, ये बात हाँ सही है, सही बात है। चुनाव लड़ने अलग अलग कारणों से वो कैंडिडेट हटाएंगे। क्या लालचंद जी, मोदी जी की गारंटी पे इन दोनों भाजपा के वरिष्ठ नेता, वरीय नेता को मोदी जी की गारंटी पे भरोसा नहीं है? नहीं, अलग अलग कारणों से हटे हैं ना, अलग अलग कारणों से हटे। आप अलग अलग कारण में मत जाइए, कारण जाएंगे तो शिवम भाई नहीं बैठ पाएंगे। उपेंद्र रावत जी का कौन कौन सा वीडियो आया है? अच्छा ठीक है। मोदी जी का कौन कौन से गारंटी दे रहे थे उपेंद्र रावत जी? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। आपने ये 2 नाम उठाए ना, 2 नाम आपने उठाए हैं, इन्हीं सवालों को लेकर सीधे शिवम जी के पास चलते हैं। शिवम जी जरूर इसमें अपनी बातें रखें। शिवम जी, ये 2 नाम इन्होंने उठाए, जब हम सवाल उठा रहे हैं कि भाई बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस में चुनाव लड़ने से मना कर दिया, और जब हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने कहा कि वहां पर एक कैंडिडेट ने विड्रॉ कर लिया, तो इन्होंने आपके भी 2 नाम गिना दिए हैं। देखिए, आसनसोल से जो कैंडिडेट का हुआ, उन्होंने खुद ट्विटर पर आकर लिखा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे लिए कुछ निजी कारण है। बाद में हालांकि उन्होंने कहा भी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, वो किसी का एक निजी विषय है। दूसरा, इसमें फर्क भी बताऊंगा, ऋषि मिश्रा जी को शायद समझ में आएगा, क्योंकि थोड़े बहुत पत्रकार तो वो हैं ही, ज्यादातर वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, लेकिन थोड़े बहुत जो भी पत्रकार बच्चे। दूसरा ये है कि जो उपेंद्र जी की बात है, उन्होंने कहा कि जब तक मैं इन सभी चार्जेस से बरी नहीं हो जाता हूं, सब कुछ ये फेक है, ये साबित नहीं हो जाता है, मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। ये 2 विषय हो गए। अब रोहन गुप्ता की बात करता हूं। रोहन गुप्ता उस बिरादरी से आते हैं जिस बिरादरी से मैं आता हूं, यानी कि प्रवक्ता है वो पार्टी के। हम लोगों का काम होता है सुबह से शाम तक अपनी पार्टी के लिए ऑल आउट लड़ना, दिन में 5 से 6 घंटे टीवी डिबेट्स में लड़ना, अपने नेता, अपनी पार्टी, अपने लोगों को डिफेंड करना। ठीक है, हम बाय डिफॉल्ट ही, पार्टी तो फिर भी 5 साल में चुनाव लड़ती है या फिर राज्यों में चुनाव लड़ती है, हम हर रोज लड़ते हैं। एक प्रवक्ता को आदत होती है लड़ने की, लेकिन रोहन गुप्ता और हम जैसे लोगों का, प्रवक्ताओं का सपना होता है कि वो लोकसभा चुनाव लड़े। अगर टिकट मिलेगा, कौन प्रवक्ता पीछे भागेगा भाई? कौन चुनाव छोड़ के भागेगा? कोई नहीं भागेगा। अरे जिस आदमी का काम ही लड़ना हो, कोई उसको कह दे कि नहीं नहीं उसने वापसी कर दी टिकट की, ये कहते हुए कि नहीं नहीं मुझे नहीं लड़ना, मेरे घर में परेशानी, भाई हम रोज लड़ते हैं।
इस केस में, रोहन गुप्ता के केस में विषय साफ है। रोहन गुप्ता को पता है कि अहमदाबाद ईस्ट से वो बुरी तरीके से हारने वाले हैं, उनके पास नेता नीति नियत कुछ है नहीं, और इसके अलावा गुजरात छोड़ो, देश में कहीं नेता बचा नहीं। हालत कितनी खराब है कांग्रेस की जानते हैं वो लोग, तमाम लोगों की परेशान। और इसका रीजन मैं आज देता हूं। आनंद शर्मा जी ने एक चिट्ठी आज जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, मैं उनका जिक्र करने वाला था। हाँ। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लिखकर उन्होंने कहा है कि जो कास्ट सेंसस था, यानी कि जो जातीय जनगणना थी, इसको रोकने वाले खुद पंडित नेहरू थे। आज पार्टी जो है उसको लेकर चुनाव में जा रही है, उसके क्या हालात होने वाले हैं, यही प्रॉब्लम है। कांग्रेस में अगर 36 लोग हैं तो 36 में से 35 लोग, 36वां जो आदमी राहुल गांधी है उससे अग्री नहीं करते हैं। जो मजबूरी में चरण चाटुकारिता करने में लगे पड़े हैं, वो मजबूरन उनके साथ साथ जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अदरवाइज पार्टी के पास कोई प्लेस नहीं है, पार्टी के पास कोई फोरम नहीं है, पार्टी के पास कोई आधार नहीं है कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। इसी वजह से रोहन गुप्ता जैसे जो प्रवक्ता जो दिन रात लड़ते हैं वो भी चुनाव लड़ना नहीं चाहते। उनको पता है कि टीवी पर तो वो शिवम त्यागी से एक बार हार के बेइज्जत होकर भी चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ग्राउंड पर तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, पैसे खर्च होंगे, और गारंटी अगर इस बात की हो कि हार होनी है तो वो चुनाव लड़के क्या करेंगे। ठीक है, ये बेसिक फर्क है। ठीक। शेखर सर, जो तमाम तरह की खबरें आई, अगर सूत्रों के मुताबिक खबरों पर हम लोग चर्चा करें तो कांग्रेस के नेताओं की, बड़े नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने चुनाव लड़ने से अलग अलग कारण बता करके इनकार कर दिया। लेकिन ऋषि शंकर मिश्रा जी ने 2 नाम उधर से भी गिना दिए कि भाई उनको भी तो आपने टिकट दिए थे, उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। क्या ये तुलना सही है शेखर सर? नहीं, बीजेपी के केस अलग है, लेकिन जो कांग्रेस में आज की हालत क्या है और जो बना कर रहे चुनाव नहीं लड़ने का, उसमें कौन कौन है? कर्नाटक के वरिष्ठ जितने मंत्री हैं वो नहीं चाहते कि चुनाव लड़े, जबकि वहां सत्ता में है पार्टी सत्ता में है, धनराशि की कमी नहीं है, एक एक मंत्री के पास भी धनराशि काफी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं यहां से लड़के जीत के भी हम क्या करेंगे, यहाँ तो मंत्री है, वहां जाके क्या करेंगे। इसका मतलब अपने पार्टी का भविष्य, अपना भविष्य, ये दोनों पर विचार करके उनको लग रहा है कि जहां है वो ठीक है। यानी कि अगर इसे और समझने की कोशिश की जाए तो कुछ कैंडिडेट को अगर ये लगे भी कि मैं शायद जीत जाऊंगा, लेकिन जब पार्टी की सरकार बनाने के रेस में नहीं रहेगी पार्टी तो क्या हासिल होगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अब उसके अलावा और भी कारण है। देखिए, जिस तरह राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी को जिस दशा पर पहुंचाए हैं और जिस नीति के बारे में वो जो जिक्र करते हैं, उनको लग रहा है कि भाई कांग्रेस की जो मूल ट्रेडिशनल जो चीज थी उससे बहुत दूर हट गए राहुल गांधी जी के कारण। कई बातें जो देखे, जो कांग्रेस पार्टी एक समय में सेंट्रिस्ट पार्टी होता है, यानी ना ढाई ना भाई, बस बीच का पार्टी, हमेशा मिडिल ऑफ द रोड अप्रोच, जो प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव कहते थे, भाई पार्टी का जो हर विचार। लेकिन आप धीरे धीरे करके क्या हुआ, 10 साल के कार्यकाल में थोड़ा लेफ्ट साइड लिए, आजकल जो बातें रख रहे हैं, ये बात कई नेता उठा चुके हैं शेखर सर कि ये अब गांधी की कांग्रेस अब नहीं रही, ये जो है मार्क्स की या किसी और की कांग्रेस होगी। नहीं, और भी देखिए, वामपंथी में भी एकदम रेडिकल लेफ्ट जो बातें, अल्ट्रा लेफ्ट, हाँ, वो चीजें देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो सपोर्ट बेस है, जो जिस कांग्रेस पार्टी को जो काफी समय से देख कर आ रहे हैं, उनके लिए बड़ा आश्चर्य लग रहा है ये कांग्रेस क्या कर रही है, क्या चाहती है। बस देखिए, अब राम मंदिर का मामला ले लीजिए, अब भाई आप नहीं जाएंगे, फिर कह रहे कि आप जाना नहीं चाहते, वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, क्या राम मंदिर है। इस तरह का टिप्पणी को लेकर भी उत्तर प्रदेश में खास करके कांग्रेस नेता बड़े शॉक्ड हैं। बिल्कुल, कैसे हम क्या स्टैंड ले रहे, कैसे ले रहे, इसके बाद हम कैसे लोगों के सामने जाके कहें, भाई बड़ा आपका का सवाल है। शेखर सर, एक चीज का और मैं आपके साथ जरूर जिक्र करना चाहूंगा। आनंद शर्मा ने जो चिट्ठी लिखी है वो कांग्रेस के अंदर के एक और कंफ्यूजन को दर्शाता है, क्योंकि हाल में राहुल जी ने कई जगह पर, राहुल गांधी ने बात की, सब जगह पर जाकर के वो ओबीसी, जातिगत जनगणना का मुद्दा हर एक संबोधन में उठाते रहे। लेकिन आज आनंद शर्मा जी की जो चिट्ठी है वो तो कहती है कि इस पर भी कांग्रेस साफ नहीं है। बिल्कुल, देखिए, आरक्षण को लेकर पहले राजीव गांधी जी का क्या स्टैंड था, और उसके बाद भी अगर देखेंगे आरक्षण को लेकर मैं जितना समझता हूं कांग्रेस का यही लाइन था, भाई जो भी होना है सामाजिक हार्मनी में होना है। वो एक जात से दूसरे जात से लड़के कोई कुछ नहीं होगा, किसी का कोई भलाई नहीं होगा। और उस समय आप जानते हैं जब राजीव गांधी जी इसको विरोध किए थे, जो बंडल वाला, क्योंकि वो जो माहौल जो बन गया था आरक्षण को लेकर,
जिस तरह जो देश भर में हिंसा की खबर, कोई अपने आप को आत्महत्या कर रहा है, ये सारे उसी माहौल को राजीव गांधी ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण उन वर्ग को मिलना चाहिए जो जिनकी जरूरत है। बिल्कुल। और दूसरी बात, जब किसी को आरक्षण मिल रहा है, ये नहीं है कि समाज में एक दूसरे से लड़ने की बात नहीं है, बदला चुकाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, बात नहीं है, और सबकी भलाई के लिए, उनकी हाथ पकड़ के जिन जातियों को आपको ऊपर उठाना है उसके लिए है जी। लेकिन अभी ऐसा बन गया है भाई, ओबीसी पत्रकारों से भी पूछा जा रहा है भाई आप कौन किस जात के हो। हाँ, ये भी सवाल, और वो भी राहुल गांधी जी ने खुद पूछ लिए ये सवाल। और अच्छा, ये अगर आप ठीक है आप ओबीसी है तो आपके मालिक कौन के जात है? हाँ। देखिए, मालिक कौन के जात है या वो पत्रकार किस जात के है, बिल्कुल, ये क्या मतलब है आपके राजनीति से? सही बात है। कल को वैज्ञानिक से पूछेंगे कि आपकी कौन सी जाति है, इंजीनियर से पूछेंगे आपकी कौन सी जाति है। नहीं, और दूसरी बात, नहीं लालचंद जी, सबको पता है कि भाई मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू करते करते वो कांग्रेस कार्यकाल में हुआ था। बिल्कुल, उस समय कोई ऑफिसर्स के लेवल पे वो मामला नहीं आया था। भाई जॉइंट सेक्रेटरी, आज आप कह रहे हैं कि कोई ओबीसी के ये नहीं है, ठीक है, उच्च पदाधिकारी, भाई इस तरह आप करते जाएंगे, इसका मतलब क्या है? जी बिल्कुल। मैं लौटता हूं आपके पास। कुमार आलोक का 2019 के घोषणा पत्र को याद कीजिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र को। उसमें किसानों को 6,000 रुपया प्रति माह देने की बात कही गई थी, लेकिन 2019 का जो चुनावी नतीजा रहा वो हम सबने देखा। तो कहीं ना कहीं जो चर्चा आप अभी कर रहे थे पहले सवाल के जवाब में कि देखिए कांग्रेस के नेताओं को, उनके उम्मीदवारों को भी भरोसा नहीं है, तो इसी का विस्तार यह है कि कांग्रेस जो है, और इसके अलावा मैं इसमें यह भी जोड़ देता हूं, कई राज्यों में कांग्रेस बड़ी गारंटी लेकर के गई, कुछ राज्यों में सफलता मिली है, हिमाचल में, कर्नाटक में सफलता मिली है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में उस गारंटी को किसी ने, लगता है लोगों ने, मतदाताओं ने कंसीडर नहीं किया। क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राजस्थान में देखिए सारी गारंटीज वहां भी उन्होंने घोषणा की थी, और बहुत बड़ी गारंटी दी थी अशोक गहलोत ने। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि वहां भी गारंटियों की बाछौर कर दी गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश को आप देखें, जहां ये कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से कि वहां भयानक एंटी इनकम्बेंसी है शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, उनकी राज्य सरकार के खिलाफ, और रिजल्ट आपने देखा कि जबरदस्त बहुमत से बीजेपी ने बाउंस बैक किया। तो आपकी गारंटी को कितना स्पष्टता से जनता लेती है, ये तो मतदाता बताते आ रहा है। 2014 में भी बताया उसने और 2019 में भी बताया। तो अब ये जो गारंटीज आई हैं, न्याय से लेके जितने भी श्रमिक गारंटी कांग्रेस लेकर के आई है, अब इसको जनता के बीच वो कैसे डिलीवर करते हैं, और जनता क्या उसके राहुल गांधी के डिलीवरी के बाद वो उसको वोट के रूप में तब्दील कर करती है या नहीं करती है, ये तो भविष्य के घर में है। लेकिन इतना जरूर है कि डिलीवर नहीं कर पा रही है कांग्रेस, और उसी का परिणाम है कि कई राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और 2014 में जब करारी हार हुई तो उससे भी करारी हार 2019 में हुई। तो अब राहुल गांधी की गारंटी का असर कितना पड़ता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। आलोक, आपसे एक चीज और मैं जरूर पूछना चाहूंगा, जब से डीएमके का घोषणा पत्र आया है, क्या तब से कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक देखने को मिली है? देखिए, ऑफिशियली तो अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अंदरूनी बताया जा रहा है कि बहुत सारे नेता खुश नहीं हैं। खास तमिलनाडु के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को अगर आप छोड़ दें, तो जो रेस्ट ऑफ इंडिया के जो लीडर्स हैं कांग्रेस के अंदर, इस बात की जरूर उन्हें ठीक नहीं लग रहा है कि जो जिन चीज़ों को डीएमके ने अपनी घोषणा पत्र में जारी किया है, अब नागरिकता देने का काम डीएमके गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं है। सीए खत्म करने का उनको अधिकार नहीं है। अब जैसे अय्यर सर ने कहा भी कि आप 40 सीट भी आप जीत के आ जाते हैं, तो 40 सीट से क्या आपकी सरकार यहां पर बन जाएगी? और क्या जो आपने घोषणा पत्र में लिखा है वो अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या कांग्रेस उसको इंप्लीमेंट करेगी? कांग्रेस को आगे आकर इन चीजों को कहना चाहिए। बिल्कुल। ये तमाम चर्चा, ऋषि शंकर मिश्रा जी, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें 3 पहलू उभर करके सामने आ रहे हैं। मैं तीनों पहलू को संक्षेप में रखता हूं। एक पहलू, कई मुद्दों पर कांग्रेस के अंदर का कंफ्यूजन, कितनी गारंटी दें, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि जैसे इंडी गठबंधन में प्रमुख सहयोगी डीएमके है, वो जैसी बातें कर रही है उसके साथ कांग्रेस कैसे तालमेल बिठाएगी। और तीसरी बात ये कि अपने नेताओं के साथ साथ मतदाताओं को, लोगों को कन्विंस कैसे करेगी अपने इन गारंटी को लेकर। ये 3 चुनौती एक साथ कांग्रेस के पास है।
तो मैं कहूंगा इंडिया गठबंधन बोलिए, इंडी गठबंधन मत बोलिए। इसलिए मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए इसमें। INDIA, A स्टैंड्स फॉर अलायंस, अलायंस का इंडी गठबंधन। तो मैं ए को रिपीट नहीं कर रहा हूं, इसीलिए इंडी गठबंधन बोल रहा हूं। इसलिए इसकी आपके फॉर्मूला के हिसाब से फिर एनडीए का क्या नाम होना चाहिए? एनडी गठबंधन, एनडी गठबंधन होना चाहिए। और आप जो इंडिया बोल रहे हैं, उसके हिसाब से यूपीए को ऊपा बोलना चाहिए। सुन तो लीजिए, आप बताइए, ऊपा बोलते थे ऋषि जी जब तक यूपीए थी आप ऊपा बोलते थे? मुझे बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या आप ऊपा बोलते थे या यूपीए बोलते थे? बताइए। मेरा आपसे निवेदन है कि एनडीए मत लिखिए, फिर एनडीए मत लिखिए, एनडी गठबंधन लिखिए। अगर गठबंधन शब्द लिखेंगे तो एनडी लिखेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। देखिए मेरा ये कहना है, देखिए यहाँ सभी विद्वान लोग बैठे हैं। देखिए हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो है, और अभी इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो नहीं आया है। कोई भी गठबंधन मिनिमम कॉमन एजेंडा के तहत होता है। अभी आप इंडिया गठबंधन का कॉमन मिनिमम एजेंडा आने दीजिए, उसके बाद आप सवाल उठा सकते हैं कि इस पे कांग्रेस ने क्यों नहीं आपत्ति दर्ज की, या तमाम जो अलायंस पार्टनर हैं इंडिया गठबंधन के, उसने आपत्ति दर्ज। अच्छा, एक यहाँ पर उत्सुकता हो रही है, एक उत्सुकता आ रही है, उत्सुकता है कि क्या आपको लगता है कि इंडी गठबंधन की तरफ से इस तरह का कोई घोषणा पत्र, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आने वाला है चुनाव से पहले? और अगर आने वाला है तो आपकी जानकारी के मुताबिक कब तक आ सकता है, बताइए। बिल्कुल आएगा, देखिएगा, ये एनडीए की तरफ से भी आएगा और इंडिया गठबंधन की भी तरफ से आएगा। कोई भी गठबंधन जो बनता है लालचंद जी, मिनिमम कॉमन एजेंडा के तहत बनता है। कई ऐसे विषय होते हैं जिसपे कई लोगों का मतांतर होता है। हो सकता है कि एक कॉमन मिनिमम एजेंडा इंडिया गठबंधन का है। जहां तक कांग्रेस में डिफरेंसेस की बात है, तो ये तो खूबसूरती है पार्टी का। पार्टी में कम से कम लोकतंत्र तो बचा हुआ है, तो कोई अपनी बातों को रख सकता है। कि हर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति हर विषय पे एग्री करता हो। ये तो कांग्रेस की खूबसूरती है, इसकी तो आपको प्रशंसा करनी चाहिए कि कांग्रेस में मतभेद है, मनभेद नहीं है। ठीक है। कांग्रेस में इतनी आजादी तो है कि उनके जो पार्टी पदाधिकारी है, नेता हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कहां पर यह आजादी नहीं है? अब वो भी बोल ही दीजिए। अब आप विद्वान लोग हैं। अच्छा, ठीक है। इसीलिए मैं साफ करवाना चाह रहा था आपसे। शिवम जी आप इशारा समझिए ऋषि जी का। और मोदी की गारंटी की बात जब आती है, तो क्या मोदी की गारंटी में जितनी चीजें हैं उसमें सब लोग सहमत हैं, या जो बात ऋषि शंकर मिश्रा जी कह रहे हैं कि नहीं, कोई एक आदमी फैसला ले लेता है, बाकी सब लोग हाँ कर देते हैं? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपने कहा, ऋषि जी से पूछा था कि भाई आप वोटर्स को कैसे कॉन्फिडेंस में लेंगे, भरोसे में लेंगे, उनको कैसे गारंटी माने, वो आपकी ऐसे गारंटी कैसे करेंगे, और तमाम चीजें। वोटर तक तो अभी बात ही नहीं पहुंची है इंडिया अलायंस वालों की। पहले अपने नेताओं को कॉन्फिडेंस में ले ले, गारंटी में ले ले, भरोसे में ले ले। इनका अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। पहले जनता के बीच में आदमी कब जाता है जी? तब आप वॉर लड़ने कब जाते हैं? जब हेड टू टो पूरे तरीके से बुलेट प्रूफ से कवर्ड हो, हाथ में AK-47 हो, और सामने बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो, आप एकदम डेक्ड अप हो, तभी लड़ाई के लिए जाएंगे। तो आप क्या कह रहे हैं, निहत्था लड़ने के लिए जा रहे हैं? निहत्था छोड़िए, लड़ने के लिए ही कोई जाना नहीं चाहता। पीछे जो सरदार बैठा हुआ है वो इतना इनकॉम्पिटेंट, मतलब जो सेनापति है, कि कोई सेनानी लड़ने के लिए जाना नहीं चाहता भाई, कोई भी। और रोहन गुप्ता उसमें से एक क्लासिक एग्जांपल्स हैं, और ऐसे तमाम सीनियर नेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे। और उसके रीजन सिर्फ इतने से हैं। कुछ लोगों को तो राजस्थान में से भी ये कहा गया कि भाई अगर मुझे लड़ाओगे तो मैं एक सीट पर जीत पाऊंगा, अगर नहीं लड़ाओगे तो मैं पूरे राजस्थान में चुनाव प्रचार कर पाऊंगा। मतलब क्या है, चुनाव हारने का डर है कि नहीं? और ऐसी कई खबरें हैं। और ऐसी कई खबरें। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी यही हाल है, तमाम जगहों पर ऐसी हाल है। दूसरी बात, मोदी की गारंटी, और इन्होंने कहा लोकतंत्र है कांग्रेस में। एक तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक घर में दो भाई हैं, और वो लड़ते इतनी जबरदस्त तरीके से लड़े कि सड़क पर आ गए, और सड़क पर आते हुए एक दूसरे का सर फोड़ देने को लोकतंत्र नहीं कहते हैं।
पहले एक दूसरे का सर फोड़ दो, बुरा हाल कर दो, एक दूसरे को गालियां दे दो, लोकसभा विधानसभा में एक दूसरे को गरिया दो, पार्टियों के तौर पर एक दूसरे को एक्सेप्ट ना करो, और फिर टीवी पर आकर कहे नहीं नहीं ये तो हमारा लोकतंत्र है। प्लीज इसको लोकतंत्र नहीं, इसको मिसमैनेजमेंट, विचारों की मतभिन्नता नहीं, हर तरीके की मतभिन्नता कहते हैं। आज तक भी अगर आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को गालियां ही दे रहे हैं, और आज तक भी अगर आपके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इशू है या फिर आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी इशू है, तो माफ कीजिए ये लोकतंत्र नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है। इसका ये साफ दिखाता है कि आपके नेता कोई है नहीं, अलायंस में कोई नेता नहीं है, उनकी कोई बात मानता नहीं, अगर कोई है भी। और दूसरा, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आप मुझे एक चीज बताइए लालचंद जी, आप तो लंबे समय से उम्रदराज पत्रकार है, लंबे समय से राजनीति कवर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हुए इस देश में, भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़े नेता प्रधानमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने, लेकिन आपने आज तक 2014 के बाद वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, जिस डिसिप्लिन में पार्टी चल रही है, जिस तरीके से चीजें आगे जा रही हैं, जिस तरीके से एक्सपैंड हमने किया है, जिस तरीके से हमें सिर्फ हिंदी हार्टलैंड की पार्टी कहा जाता था, आज हर जगह जाकर हम लड़ रहे हैं। क्या आज तक अब से पहले भारतीय जनता पार्टी को आपने इस स्वरूप में देखा है? मुझे पूरी उम्मीद है आपने नहीं देखा होगा। एक अलग चीज तो है, आपकी उपलब्धियां भी इस चीज को बताती हैं, और यहीं से कुछ लोग सवाल उठा देते हैं, यहीं से कुछ लोग सवाल उठा देते हैं कि भाई वहां पर सिर्फ एक वॉइस चलती है। नहीं, यही फर्क है, यही फर्क है। मोदी की गारंटी में यही फर्क है। एक परिवार है, एक परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 से राय ली जाती है, लेकिन अल्टीमेटली जो परिवार का मुखिया होता है लास्ट में वो तय करता है कि परिवार के लिए बेहतर क्या है। ठीक है, इसी तरीके से एक परिवार के तौर पर हम पार्टी चलाते हैं। अब कांग्रेस की तरह तो है नहीं कि जबरदस्ती थोप रहे हैं, ऋषि जी आपकी टिप्पणी लूंगा। कोई किसी की राह नहीं सुन, कोई किसी की राह नहीं, एक दूसरे में एक दूसरे की चल रही है, दौड़ के बस एक ही आदमी को ऊपर बिठाना है, उसको कोई मानने को तैयार नहीं। ना ऐसे परिवार चलते हैं, ना पार्टी चलती है, और यही हर्ष कांग्रेस का इस समय है भी। ठीक, हाँ ऋषि जी आप काउंटर कर लीजिए, उसके बाद शेखर सर के पास। हाँ देखिए लालचंद जी, शिवम भाई बुरा नहीं मानिएगा, जो आपके पार्टी के सबसे बेस्ट परफॉर्मर थे नितिन गडकरी, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से ड्रॉप कर दिए। कौन से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ड्रॉप किए? नंबर 1। नंबर 2, मोदी की गारंटी में इतना ही दम है, हरियाणा मोदी की गारंटी में इतना ही दम है तो हरियाणा में मुख्यमंत्री को चुनावी मुहाने पर बदलना पड़ता है, और अनिल बैज फूफा की तरह उठे हुए घर में बैठे हुए हैं। मोदी की गारंटी में इतना ही दम है कि दिल्ली में सुन तो लीजिए, दिल्ली में 7 में से 6 दिल्ली में से 6 एमपी का टिकट बदलना पड़ता है। मोदी की गारंटी में इतना ही दम है कि महाराष्ट्र में अभी तक सीट शेयरिंग का फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये मत बताइए कि भाजपा में सब कुछ लोकतांत्रिक है। ठीक, आपने जो सवाल उठाया है ना, उसमें एक बात तो ये कही जाती है, हमने देखा है गुजरात चुनाव वगैरह के पहले पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, मंत्री, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी बदलती रही है, वो नए लोगों को लाते हैं, लेकिन काउंटर शिवम जी काउंटर नीतीश कुमार को लाना पड़ता है इनको। देखिए मैं एक चीज कहना, आप रुकिए जरा, आप सुनिए ना, आप सुनिए भाई, सुनिए, एक मिनट सुन तो लीजिए, मैंने बोल दिया आपने, मुझे मेरा एक एक करके दोनों एक एक करके बोल लीजिए। ठीक है, 2 सेकंड शिवा, अच्छा 2 सेकंड दे दीजिए, 2 सेकंड दे दीजिए पहले ऋषि जी को। बोलिए ऋषि जी। 2 में 2 ऐड करके 4 लीजिए, फिर बोलने का मौका दीजिए। ठीक है। धन्यवाद। लालचंद जी, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, 370 पार, और एक तरफ अमित शाह कहते थे दरवाजे बंद है भैया आपके लिए, नाक रगड़ोगे फिर भी नहीं लूंगा। नीतीश कुमार नाक रगड़ोगे। चलिए, राजनीति में ऐसा होता है, राजनीति में हमने देखा है क्या बोल करके, पलटू चाचा बोल करके पलटू चाचा को ले लिया था, वो जिनकी आप बात कर रहे हैं। शिवम जी का काउंटर। शिवम जी देखिए, एक तो मैं सबसे पहले इनसे एक चीज कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की बात आप कांग्रेसी या फिर लीनिंग टुवर्ड्स कांग्रेस वाले लोग ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। एक पार्टी जिसने अपने पूरे जीवन में मात्र अध्यक्ष के साथ चुनाव कराए हो, वो हमें आकर पूछ रही है कि आपके पार्लियामेंट्री बोर्ड में कौन है, कौन नहीं है, क्यों नहीं है, उसका लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या है। पार्लियामेंट्री बोर्ड होना इटसेल्फ इज अ लोकतांत्रिक प्रक्रिया। कैसी बातें करते हो भाई, चुनाव करा नहीं पाते अपनी पार्टी में। आप दोनों का काउंटर आ गया। 10 सेकंड और इसके अलावा इन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी अगर है तो खट्टर जी को बदलकर दूसरे व्यक्ति को कैसे लाया गया। लोकतंत्र ही है मेरे मित्र, लोकतंत्र ना होता तो आपकी तरह जैसे राजस्थान में हुआ था, ठीक है। आपका तर्क ये है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को आप ऊपर लाते हैं और उनकी स्वीकार्यता बनाते हैं। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, शेखर सर के पास। शेखर सर, एक बार फिर से मैं आपको लौट करके वहीं पर आऊंगा जिसमें कि डीएमके ने जो बातें कही हैं वो कितनी चिंता पैदा करती हैं। आप देख लीजिए, निश्चित तौर पर जो बात ऋषि शंकर मिश्रा जी ने कही वो सही है कि राज्यपालों के कामकाज को लेकर कई बार विवाद हुए हैं,
बिल्कुल हुए हैं, लेकिन जिस तरह से फिर वो ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक मामला आता है, उसमें समाधान आता है, उसके बाद उसको सब लोग मानते हैं। लेकिन डीएमके कह रही है कि राज्यपालों का हम डायरेक्ट चुनाव करवाएंगे, इस तरह से राज्यपालों को अपॉइंट करेंगे, और भी तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं डीएमके के घोषणा पत्र में। लेकिन ऐसी बातें जो हैं, ये तो सीधे फेडरल स्ट्रक्चर को चुनौती नहीं है, सीधा चैलेंज नहीं है। और ये वो फेडरल स्ट्रक्चर है जिसको बनाने में कांग्रेस के जो शुरुआती नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के सरदार पटेल से लेकर तमाम बड़े नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा इस फेडरल स्ट्रक्चर को बनाने में, संविधान आजादी के बाद संविधान बनाने में। शेखर सर। लालचंद जी, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि डीएमके का नेतृत्व आज नहीं कई सालों से देश की जो मुख्य चीज है उस पर कभी विचार नहीं करते। उनका देश से कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है भाई अपना, मैं तो हैरान हूं कि वहां पे सनातन धर्म को खत्म कर देंगे नहीं लिखा मैनिफेस्टो में, वो भी लिख देते। तो इनका देखिए, इनकी सारे विचार अपने राजनीति से जुड़ा हुआ है और अपने आप को इतना दायित्व नहीं मानते हैं। देखिए, कई रीजनल पार्टीज हैं जो अपने आप को दायित्व मानते हैं, देश के हित में जो चीज है उसको सपोर्ट करना है, देश के लिए भी हमें सोचना है। देखिए, शरद पवार की राजनीति पर कुछ भी कहिए, लेकिन शरद पवार की कोई बातें ऐसी है जो राष्ट्रीय हित बारे में वो भी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसी कई पार्टियां हैं सर, कई क्षेत्रीय दल है। हाँ, कई जब मुलायम सिंह जी थे, उनका भी विचार था जो देश को लेकर था। बिल्कुल, या धारा 370 पर बीएसपी वगैरह का रुख ले लीजिए, देखिए कितना एकदम सपोर्टिव। कह रहा हूं, कोई पार्टी एक क्षेत्रीय दल है, इसका मतलब नहीं है उनका राष्ट्र की हित चीजों पर विचार नहीं है। बिल्कुल। लेकिन डीएमके को लेकर हम क्या देख रहे हैं कि शुरुआत से ही उनका हमेशा कोई देश के बारे में नहीं, भाई चुनाव जीतो, अगर गठबंधन सरकार तो अच्छी मंत्रिमंडल पकड़ लो, मंत्री पद पकड़ लो, बस मलाई खाना शुरू करो, बस भ्रष्टाचार के अलावा और क्या रिकॉर्ड रहा है डीएमके का जब भी शामिल हुए। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जब तमिलनाडु जैसा राज्य जो एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टोरी में बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि भी देश की ग्रोथ स्टोरी में तमिलनाडु की ग्रोथ स्टोरी शामिल है और वाइस वर्सा। अगर आप देखिए, क्या उसको लेकर कोई बातें हैं उस मैनिफेस्टो में कि तमिलनाडु की ग्रोथ स्टोरी कैसी होगी? कुछ नहीं है। ऐसे सारे बातें जो है जिनका उनका ना कैपेसिटी है, ना कुछ कभी करना है, कुछ नहीं है, लेकिन उनकी जो वहां पे जो राजनीति भाषणबाजी में जो काम है उनको डाल दिया जी। बिल्कुल, ये चीजें, ये बड़ा मैं बड़े ये से कह रहा हूं मैं, कोई मतलब ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है कि ऐसी चीजें जो है चिंता पैदा करती है। जितना राष्ट्रीय पार्टी है उनका वही काम, उनको भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो निभाने में हमेशा आप देखे होंगे कि डीएमके फेल किए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें निश्चित तौर पर चिंता पैदा करती हैं, और मुझे लगता है कि कम से कम कांग्रेस जैसी पार्टी इस पर चुप रहना तो अफोर्ड नहीं कर सकती। कुमार आलोक, जैसा कि हमने देखा है, अब थोड़ा सा मैं आपके साथ एक विश्लेषण करना चाहता हूं कि जैसा हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर लाभार्थियों का एक वर्ग खड़ा किया है। और अगर आप पिछले कई चुनाव आप देख लीजिए, विधानसभा चुनाव भी उसमें कई राज्यों के हैं, 2019 का लोकसभा चुनाव भी है, लाभार्थियों का जो वर्ग खड़ा किया है उसका भारतीय जनता पार्टी को समर्थन के रूप में उस रिजल्ट में, नतीजे में वो दिखाई पड़ता है। तो क्या कांग्रेस ने ये जो गारंटियों की भरमार लगाई है, लाभार्थी वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी का है उसी में सेंधमारी के लिए, या उसी वोट बैंक को चुनौती देने की सोच है कांग्रेस की इसके पीछे? आलोक। बिल्कुल फॉलो करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। अगर आप देखें, जैसे राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं और बेनिफिशियरीज तक पहुंचते पहुंचते वो एक पैसा हो जाता है। तो ये जो चीजें थी, जो ब्यूरोक्रेट्स की हम अगर कर लें, रेप्टिज्म की हम बात कर लें, अफसरशाही की बात कर लें, तो ये जो केंद्र से पैसे जाते थे या जो राज्य सरकार अपनी जनता के लिए जो पैसे भेजती थी, वो उसका गोलमाल होता था। लेकिन इस सरकार ने जो डीबीटी लाया, और डीबीटी के बाद केंद्र की योजना सीधे गरीब के खाते में जा रही है। आप अगर राशन की बात कर लें, आप अगर किसान निधि की अगर बात कर लें, तो दूसरा चीज जो हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि हमने जब यूपी विधानसभा चुनाव जब मैं कवर कर रहा था तो लोगों के बीच जाता था और उनसे पूछता था, ये सारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा था और स्पष्ट दिख रहा था, वो खुश भी थे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज थी
कि उनका कहना था कि हम रिपीट चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि फिर से योगी सरकार आए। तो मैंने पूछा भाई क्यों, क्या मोदी जी हैं केंद्र में, योगी जी यहाँ पर? तो उसने उसका कहना था, साफ साफ कह रहा था, शांति और अमन और भाईचारा ये चीज बाकी चीजों से भी बड़ी चीज है और ये चीज योगी जी ने दिया है। तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर भी एक चीज बड़ा फैक्टर बनाता। हाँ बेशक, जो बड़ा फैक्टर बनाता। हाँ, यूपी जैसे विधानसभा चुनाव में तो काफी बड़ा फैक्टर बनाता। ऋषि जी, जो अभी हम बात कर रहे थे कि देखिए आप कह रहे हैं कि ठीक है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा इंडी गठबंधन का, मान लिया आएगा, उसमें चीज़ों पर सहमति बनेगी, कितनी चीज़ों पर बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक तौर पर बताइएगा कि जैसी बातें डीएमके ने गवर्नर को लेकर के, नीट को लेकर, सीएए को लेकर, धारा 370 को लेकर, ये तमाम बातें जो ऋषि जी डीएमके ने कही हैं, कांग्रेस के लिए तालमेल बिठाने में बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी कांग्रेस को, जब फाइनल ये लोग कुछ अगर लेकर आते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वगैरह लेकर? देखिए, पहले तो लालचंद जी लाभार्थी जैसे शब्दों पर मुझे ऐतराज है। आप अच्छा। अपने ही लोगों का, आप अपने ही लोग जिनका अधिकार है, हाँ, आप 5 किलो अनाज देके कोई उन पे कृपा नहीं कर रहे हैं। नहीं, कोई कृपा नहीं है, ये उनका आधार है। ठीक है, कोई आप बढ़िया सा नाम सजेस्ट कीजिए फिर लाभार्थी की जगह। सुन सर, मेरा लय खराब हो जाता है। मैं अच्छा, ठीक है, बोलिए। आप 80 करोड़ जिस लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं वो इस देश के नागरिक हैं और कोई विदेशी नहीं है जिसको आप लाभार्थी कहेंगे, ये उनका अधिकार है। अच्छा। तो लाभार्थी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये 80 करोड़ लोगों का अपमान है, उनके मान सम्मान का अपमान है। जो उनका अधिकार है उनको आप लाभार्थी कैसे कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, मेरा स्पष्ट कहना है, देश के संप्रभुता, देश के अखंडता, देश के मान सम्मान से कोई भी पार्टी समझौता करता हो उसका बहिष्कार होना चाहिए, उसका विरोध। डीएमके ये सब बातें करके कर रही है कि नहीं उल्लंघन? डीएमके सुन तो लीजिए ना, हाँ। सुन तो लीजिए। चाहे कोई भी पार्टी धर्म की बात करता हो, हाँ। धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करता हो, चाहे डीएमके जैसे लोग हों या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी क्यों नहीं हो। मैंने पहली बार देखा है कि संवैधानिक पद पे बैठे लोग जब चुनावी सभा में जाते हैं तो एक धर्म का नारा लगाते हैं। मुझे याद नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार का कभी नारा लगाया होगा। मुझे याद नहीं है कि कभी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग नारा लगाए होंगे। मुझे याद नहीं है कि आडवाणी जी जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कोई चुनावी सभा में संवैधानिक पद पे वो वाला तो याद होगा कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक किसका है, ये वाला स्टेटमेंट तो याद होगा आपको। ये मिसकोट है। नहीं, अल्पसंख्यक मतलब नहीं, उसमें आगे बोला गया है, आगे उसमें अल्पसंख्यक के बाद पॉज लेकर के आगे बोला गया कि स्पेशली मुस्लिम्स। मिसकोट है, मिसकोट। देखिए हमने उस बयानों को खुद सुना है, हमने खुद उन बयानों को सुना है। नहीं लालचंद जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, इसको फिर से आप एक बार मेरा, मैं कह रहा हूं मैंने कई बार सुने हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं। ये इस प्रकार का एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है ताकि जो विपक्षी पार्टी का जो एक कैरेक्टर है उसको खराब किया जाए। ठीक है। शिवम जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? एक तो मुझे बड़ा समझ से बाहर है, ऋषि मिश्रा जी दिन भर न्यूज चैनल्स पर आते हैं हिंदी में और इनको हिंदी भाषा का कितना ज्ञान है ये 2 मिनट में अपने आप प्रदर्शन कर देते हैं। क्यों, लाभार्थी शब्द वाली बात से क्या? हाँ, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मैं हॉस्पिटल गया, मैंने स्वास्थ्य लाभ लिया। स्वास्थ्य लाभ कहां से पूरी गलत चीज हो गई भाई? प्लीज चुप रहिए, बीच में नहीं। इनको प्लीज बीच में। ठीक है। मैंने आपको बोला भी था, मैंने बोला था ऋषि जी की कोई बढ़िया शब्द सुझाइए अगर आपके मन में है आप इनको प्लीज रोकिए। एक तो इनकी प्रॉब्लम है, ये हिंदी में बेहद कमजोर है। स्वास्थ्य लाभ लिया, अच्छी हिंदी बोलते तो अच्छी हिंदी और सुनिए, नहीं बोलना और समझना तो प्लीज आप इनको रोकेंगे, प्लीज आप इनको रोकिए, प्लीज आप इनको रोकेंगे, मेरा गुजारिश है। अपनी बातें अपने समय। ठीक। ऋषि जी आपके पास आऊंगा, शिवम जी को बोल लेने दीजिए, आपके पास आऊंगा। शिवम जी बोलिए आगे बोलिए एग्जाम्पल। और ये सिर्फ 5 किलो अनाज का विषय नहीं है, ये 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का भी विषय है भाई। लोग स्वास्थ्य लाभ उससे भी लेते हैं। ये किसी के लिए घर का भी विषय है जिसमें मेरा ख्याल काफी लाखों रुपए लग जाते हैं, तो घर का भी विषय है, वो उसके भी लाभार्थी हैं। और रही बात दूसरी बात,
लाभार्थी इस देश में और लोगों को जिनको जरूरत और अधिकार पहले भी थे। जी राजीव जी के समय में अधिकार नहीं थे क्या? ठीक 1 रुपया भेजते थे और कहते थे 15 पैसे भेजे। छोटा सा काउंटर ऋषि जी, ऋषि जी कांग्रेस के समय में लाभार्थी नहीं थे क्या? लाभार्थी थे, बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि लाभार्थी कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ऋषि जी, लाभार्थी थे, जरूरत थी लोगों को, ठीक है, अधिकारों को वर्कआउट करना ही लाभार्थी बनाना है। ठीक, बोलिए ऋषि जी, एक लाइन बोलिए। आप ऋषि जी का एक लाइन सुन लीजिए, ऋषि जी का एक लाइन सुन, ऋषि जी बोलिए। नहीं, लाभार्थी पे इनको बताना पड़ेगा लाभार्थी में गलत क्या है। मैं बोल रहा हूँ, वही उसी का जवाब दे रहे हैं, उसी का जवाब बोल रहा हूँ। हाँ दीजिए, अरे बोलते चुप रहिए ना। हाँ चुप बोलिए, बताइए ना। हाँ अब सुन लीजिए, आप उनको जो सवाल पूछे वो सुन लीजिए। बोलिए ऋषि जी जल्दी से। सवाल पूछ के करेंगे क्या इनको? समय क्योंकि समय खत्म होता जा रहा है, इसलिए जल्दी बोल लीजिए। इनको झूठ बोलना है, ये प्राइम मिनिस्टर की। शिवम जी अब इनको स्पष्टीकरण दे लेने दीजिए ना। की स्टेटमेंट ट्वीट कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज। ठीक है, उनको बोलने दीजिए। बोलिए ऋषि जी जल्दी से, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, जरा जल्दी से चलिए फिलहाल यहीं पर इसी मोड़ पर मुझे लगता है इस कार्यक्रम को खत्म करना होगा। शुक्रिया शिवम त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि जी समय की कमी है, कभी और फिर हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे, आपकी बात आती रहेगी। शेखर सर बहुत बहुत शुक्रिया, कुमार आलोक आपका भी जुड़ने और अच्छे इनपुट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की 5 की पंचायत में हमने बात की कि किस तरह से गारंटी बनाम गारंटी है और इन गारंटियों में कई तरह की चुनौती है, क्योंकि अगर डीएमके जैसे पार्टियों के घोषणा पत्र की गारंटी को आप देखें तो आपको लगेगा कि इंडी गठबंधन का फाइनल गारंटी क्या आएगा। इधर मोदी की गारंटी जो है वो साफ तौर पर लोगों के बीच है। अब लोग किनके ऊपर भरोसा करेंगे इसका तो सभी को इंतजार है। आज की पंचायत में इतना ही, पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।